प्रिंसिपल्स अगर लाइफ में हो तो जिंदगी बन जाती है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ऑर्गेनाइजेशन बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच सकती है। आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फ्योल के 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा क्लासरूम में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम अडा 24/7 और मैं हूं आप लोगों की बीएसटी एजुकेटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अगर आप अपने क्लास 12th में हो या CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ 14 प्रिंसिपल्स के बारे में, और वो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता था, और इनकी ना एक बहुत छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। हेनरी फ्योल माइनिंग इंजीनियर थे, और वो जिस कंपनी में काम करते थे ना, वो कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रही थी। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो हेनरी फ्योल को दे दिया जाए। तो हेनरी फ्योल ने ना अपने 14 प्रिंसिपल्स की हेल्प से उस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाला और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल कर दिया, और आज वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े से बड़े मुकाम तक है। एंड ये 14 प्रिंसिपल्स है डिविजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, spread day corps. एंड ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स। अब आप बोलोगे इतने सारे प्रिंसिपल्स, तो आज मैं आपको बस 7 प्रिंसिपल्स बताऊंगी एंड बहुत इजी में मैं बताऊंगी, सो डोंट वरी। बाकी के 7 प्रिंसिपल्स हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। आइए आज हम लोग पार्ट 1 में देखते हैं वो 7 प्रिंसिपल्स। सबसे पहले प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे डिविजन ऑफ वर्क। सिंपल आइडिया बट बिग इम्पैक्ट। अब ये सिंपल आइडिया विथ बिग इम्पैक्ट क्या है? मतलब डिविजन ऑफ वर्क इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत बड़ा है। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज आपकी मम्मी घर से बाहर जा रही है, मार्केट जा रही है कुछ सामान लाने के लिए, ठीक है? तो आपकी मम्मी ने ना आपके भाई बहनों को काम दे रखा है और आपको भी काम दे रखा है, ताकि उनके आने के पहले तक सारे काम हो जाए। तो आपकी मम्मी ने बोला आपसे कि आप कुकिंग कर लेना, आपके छोटी बहन डस्टिंग कर लेगी, आपका भाई कपड़े धो लेगा। तो आपकी मम्मी ने ना इतना सारा काम था, उसको क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। मान लो मैं पर्सन ए हूं, मुझे बोला तुम कुकिंग कर लेना। मेरी छोटी बहन पर्सन B है, उसको बोला कि तुम डस्टिंग कर लेना। मान लो मेरा जो भाई है वो पर्सन C है, उनको बोला कि तुम कपड़े धुल लेना। आपकी मम्मी ने ना काम डिवाइड कर दिया। अब काम डिवाइड करने से क्या हुआ? काम डिवाइड करने से बर्डन एक जन पे नहीं आया, और जो वर्क है ना वो बिना देरी के इफेक्टिवली हो गया, इफिशिएंटली हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल सारा काम हैंडल नहीं कर सकता, तो जो जिस काम में स्किल्ड है, जो जिस काम का एक्सपर्ट है, उसे वो काम दे दो ताकि वर्क हमारा इफिशिएंटली कैरी हो सके। तो कितना सिंपल आइडिया है, लेकिन डिविजन ऑफ वर्क कितना बिग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और यही था हमारा पहला प्रिंसिपल, वर्क को अपने स्किल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। क्या बोला? वर्क डिविजन ऑन स्किल बेसिस।
ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट विच क्रिएटेड बिग इम्पैक्ट। अभी भी आपको डिवीजन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, और एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूं मैं आपको। आज बोलोगे मैम आप समझा के मानोगे, बिल्कुल सही बोला आपने। तो सपोज करो आप और आपके फ्रेंड्स गए डोमिनोज। अब वहां आपने क्या देखा कि शेफ ए जो है वो पिज्जा बेस तैयार कर रहा है, शेफ बी जो है वो टॉपिंग कर रहा है, शेफ सी पैकेजिंग कर रहा है एंड शेफ डी डिलीवरी कर रहा है। सो वर्क इज डिवाइडेड, ठीक है, और उस कारण से जो वर्क है वो डिले नहीं हो रहा है, बहुत इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली कैरी हो रहा है। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझो एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मैनेजर ने एम्प्लॉय बी को बोला, मैनेजर ने एम्प्लॉय बी को क्या बोला कि तुम्हें ना शाम तक एक रिपोर्ट तैयार करनी है। शाम तक क्या करना है? एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो मैनेजर ने ना उस एम्प्लॉय बी को सर्टेन ऑथोरिटी दी हुई थी, सर्टेन पावर दिया हुआ था कि तुम शाम तक इसे कंप्लीट कर ही देना। और पर्सन बी क्या है? एम्प्लॉय बी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। किसको? मैनेजर को, कि वो शाम तक वो काम कंप्लीट कर सके। सो पर्सन बी का क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सन बी की है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैनेजर ने उसे क्या दिया था? अथॉरिटी। मैनेजर ने उसे दी थी अथॉरिटी। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना किसी को कुछ काम करवाना है, अगर किसी सुपीरियर को काम करवाना है ना, तो उस एम्प्लॉय को सर्टेन पावर देना पड़ेगा कि तुम ये काम कैरी करने के लिए तुम्हें जो जो रिसोर्सेस चाहिए तुम वो रिसोर्सेस का यूज़ करो। तुम्हें जिसे डेलीकेट करना है, जिसे टास्क डेलीकेट करना है, तुम वो यूज़ करो, लेकिन तुम मेरे से रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम मुझे वो काम कंप्लीट चाहिए ही चाहिए। तो दिस इज बेसिकली ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू गिव ऑर्डर मस्ट गो विथ द ऑथोरिटी टू गेट द वर्क डन। अगर कोई काम को करवाना है तो उसके लिए सर्टेन ऑथोरिटी दे दो, सर्टेन पावर दे दो, और वो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम करने की। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी भी नहीं समझे तो चलो एक एग्जाम्पल और देती हूँ। देखो ये मैनेजर है। अब ये मैनेजर ना क्या बोल रहा है? यू मेक द प्लान, आई ट्रस्ट यू टू हैंडल इट। तुम प्लान बनाओ और मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ कि तुम हैंडल कर लोगे। मैनेजर इसे क्या दे रहा है? सर्टेन पावर दे रहा है, सर्टेन ऑथोरिटी दे रहा है कि तुम्हें जो जो रिसोर्सेस चाहिए, तुम्हें जो टास्क जिसको डेलीकेट करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें प्लान बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी? ये एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर को, और ये इसको क्या देगा? सर्टेन पावर देगा, सर्टेन ऑथोरिटी देगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है ना जो आप लोगों को शायद स्कूल में रोज ही बोला जाता होगा, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। स्कूल में भी बोला जाता होगा, प्लस घर पे भी मम्मी पापा बोलते होंगे डिसिप्लिन में नहीं रहते हो तुम लोग, डिसिप्लिन इतना जरूरी है, अनुशासन इतना जरूरी है, फिर भी तुम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, फिर भी तुम लोग डिसिप्लिन्ड नहीं हो, है ना? हाँ मैम, ये तो हम सुन सुनकर पक गए कि हमें स्कूल में भी बोला जाता है, हमने घर में भी बोला जाता है। तो सोचो ये डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये डिसिप्लिन नहीं होता तो कोई भी काम ना टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, स्मूथली फंक्शन नहीं होता। सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता, मतलब सब अपनी मन की कर रहे, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता, कोई भी ओबे नहीं करता रेगुलेशंस, कोई भी सब अपने मन की करता, तो कितना क्योटिक हो जाता, कितना वेस्टेज हो जाता रिसोर्सेस का। सो कैन यू इमेजिन कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ना सक्सेसफुल होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं ना, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, तभी वो सक्सेसफुल है, तभी उस मुकाम तक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। मैंने क्या बताया तुम लोगों को डिसिप्लिन के बारे में? डिसिप्लिन is equal to what? Discipline is equal to obeying rules and regulations. Rules and what? Regulations. And regulations. कितना इजी है मैम, हमें समझ में आ रहा है अच्छे से। गुड, तुम लोग तो हो ही अच्छे बच्चे। सो क्या बताया? एम्प्लॉय मस्ट ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज व्हाट? डिसिप्लिन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे देखो, स्टूडेंट जस्ट लाइक स्टूडेंट फॉलो स्कूल रूल्स, यूनिफॉर्म, टाइमिंग्स टू कीप द क्लास इन ऑर्डर। अब सारे स्टूडेंट अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? स्कूल को सर पे उठा लेंगे वो लोग। तो कितना जरूरी है स्कूल में डिसिप्लिन। बस स्कूल में ही नहीं, डिसिप्लिन सारे फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है। सो ये था हमारा प्रिंसिपल जो था डिसिप्लिन। अब हम लोग डिसिप्लिन के बारे में नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या पढ़ेंगे? सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या है? ये भी बड़ा आसान है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपके घर में ना बहुत दिनों से ये डिस्कशन चल रहा था कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है ना वो बहुत पुराना हो गया है, उसको चेंज करना है। तो आपके पापा बैठे, आपकी मम्मी बैठी और आप लोग भी हो। तो आपके पापा ने बोला कि चलो ये वाला रेफ्रिजरेटर फाइनल करते हैं। तो इसका ये जो फाइनल करते हैं तो कौन फाइनल करेगा? आपकी मम्मी करेगी। किसके अप्रूवल से ये फाइनल होगा? आपकी मम्मी के अप्रूवल से। यहाँ पे टॉप लेवल पे कौन है? आपकी मम्मी है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड ओनली, दैट इज टॉप लेवल पे। तो मैनेजमेंट में भी क्या होता है ना, मैनेजमेंट में सेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड ओनली। पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये भी कितना इजी है, अभी भी समझ में नहीं आया तो चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखो, ये ना स्कूल के प्रिंसिपल है। क्या आपके प्रिंसिपल ऐसे दिखते हैं? कमेंट्स में बताओ आपके प्रिंसिपल कैसे है, खड़ूस है, अच्छे है, कैसे है। सो ये देखो, ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? आई विल डिसाइड द न्यू स्कूल पॉलिसी फॉर एवरीवन। मैं डिसाइड करूंगा स्कूल की पॉलिसी सबके लिए। क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है ना, टॉप लेवल पे होता है। तो और अब पॉलिसी प्रिंसिपल डिसाइड करता है या कोई लोअर मैनेजरियल डिसाइड करते हैं? ऑब्वियसली प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं ना। सो important decisions are taken by top management rather than by lower levels। यही मैंने बताया कि जैसे रेफ्रिजरेटर का प्लान बन गया कि लेना है, अब वो डिसीजन मानना किसके ऊपर है? वो अप्रूव करना किसके ऊपर है? होम मिनिस्टर, दैट इज हमारी मम्मियों के ऊपर है ना, कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। सो यही था सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको बहुत इजी वे में बताया कि सेंट्रलाइजेशन आखिर
होता क्या है। अब हम सेंट्रलाइजेशन के बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है, चलो ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपकी मम्मी आपके रूम में आई और आपकी मम्मी ने क्या देखा कि आपने सारी चीजें ना इधर उधर अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखी है। आपके कॉपी किताब भी टेबल पर नहीं है, आपके सारे जितने भी टॉयज हो गए वो भी आपके रैक पे नहीं है, जितने भी आपके फाइल्स हो गए इंपॉर्टेंट स्कूल वाले वो भी आपने अच्छे से नहीं रखा है, वो भी संभाल कर नहीं रखा है, सारी चीजें इधर उधर रख दी है और बहुत कंफ्यूज्ड रूम दिख रहा है पूरा। सो आपकी मम्मी आएगी और क्या करेगी, आपको 4 थप्पड़ लगाएगी और बोलेगी कि तूने इतना गंदा रूम रखा है, अभी के अभी इसे ऑर्गेनाइज्ड कर। कि मम्मी बोली अभी के अभी इस रूम को ऑर्गेनाइज्ड कर, मुझे 1 घंटे में पूरा रूम ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, सारी चीजें अपनी जगह पे चाहिए, कुछ भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी तो यही होगा ना। मान लो किसका फाइल कौन सा है, किस डिपार्टमेंट का फाइल कहाँ है, कौन सा डिपार्टमेंट की चीजें किधर रखी है, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होंगी तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, कितना कियोस होगा। तो ऑर्डर कितना जरूरी है कि सारी चीजों को अपने जगह पर रखना ताकि वो टाइमली मिले, हमारा जो काम में डिले ना हो। सो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ही है एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। क्या, ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग शुड बी इन इट्स राइट प्लेस, everything should be in its right place, in its right place। ये था हमारा ऑर्डर। सो अभी भी नहीं समझे तो चलो फिर से बता देती हूँ कि मान लो ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है। अब देखो एवरीथिंग हैज इन इट्स प्लेस, देखो इसने पेपर कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके रखा है, ये डॉक्यूमेंट्स कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके रखा है, पेन्स एंड स्टेशनरीज कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके रखा है। सो देखो कितना प्रॉपर दिख रहा है इसका ऑफिस या केबिन, देखो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर इज एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर जगह की अपनी अपनी प्लेस होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी। सपोज आपके मम्मी पापा का ना छोटा मोटा लड़ाई हो गया, छोटी मोटी झगड़े हो गई, बहस हो गई, और आपकी मम्मी एक कॉर्नर पकड़कर बैठी, आपके पापा दूसरे कॉर्नर पकड़कर बैठे और दोनों एक दूसरे से गुस्सा। अब आपकी मम्मी ने आपको बुलाया, सेम टाइम पे आपके पापा ने भी आपको बुलाया। आपकी मम्मी ने बोला कि जा मेरे लिए मार्केट से ये लेकर आ, और आपके पापा ने बोला कि नहीं तू मार्केट नहीं जाएगा, तू यहीं पर घर पर बैठ के पढ़ाई करेगा। अब आपको दोनों से ऑर्डर मिल रहा है, अब क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बताओ मम्मी पापा मुझे करना क्या है, एक जन बोलो मुझे क्या करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि एम्प्लॉय को ना अगर डिफरेंट सुपीरियर ऑर्डर देंगे ना तो एम्प्लॉय ना कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे आखिरकार करना क्या है, कौन सा काम उसे पहले करना है, कौन सा काम उसे बाद में करना है, या काम करना है या नहीं। तो इस कंफ्यूजन और ऑर्डर को ना हो, इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज है ना उनको एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिले। एम्प्लॉयज must get order or command
फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ये था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। कितना इजी वे में आप बताते हो, बिल्कुल। कितना अच्छा एग्जाम्पल लिया आपने मम्मी पापा का, है ना? बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, स्केलर चेन। अब ये स्केलर चेन क्या होता है मैम? सो वो भी मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी। अब स्केलर चेन में क्या होता है, देखो ये है ए, सपोज करो ये हेड है। कौन है? हेड है, ठीक है। अब ए जो है ना, वो टॉप लेवल पे है, ए है टॉप लेवल पे, ठीक है। तो जो ऑथोरिटी है, जो ऑर्डर है ना, जो पावर है ना, वो टॉप लेवल से धीरे धीरे बॉटम में आएंगी। अब ये ए किसको ऑर्डर देगा? बी को। एंड बी किसको ऑर्डर या ऑथोरिटी फ्लो होगा? बी से सी को। अब इधर भी ए से डी को एंड डी से ई को। सो ऑथोरिटी का फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो रहा है, हाईएस्ट टू लोएस्ट हो रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन। आपका ए क्या है? टॉप लेवल पे है, फिर ऑथोरिटी किधर फ्लो हो रही है? नीचे की तरफ। तो ऑथोरिटी ए टू बी गई, बी टू सी गई, ए टू डी गई, डी टू ई गई। अब सपोज करो कि हमें ना एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और डायरेक्ट हम लोगों को सी और ई के बीच में कांटेक्ट करवाना है, तो क्या हो सकता है? उस केस में क्या कर सकते हैं? ये देखो, ये जो टॉप टू बॉटम है या हाईएस्ट टू लोएस्ट है, इसमें एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है, एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। ए से बी में, बी से सी में, ए से डी में, डी से ई में। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिस केस में सी और ई को कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में हमारा गैंग प्लान होता है। क्या होता है? गैंग प्लैंक। इस केस में ना ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लान। सो कितना इजी है, अभी भी नहीं समझे तो चलो फिर से बताती हूँ। ये देखो, ये फ्लो द लाइन ऑफ ऑथोरिटी। देखो ऑथोरिटी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। ये कैप्टन से किस पे गई? ये ऑफिसर में, ये ऑफिसर से सुपरवाइजर में, एंड सुपरवाइजर से वर्कर में। फ्लो ऑफ ऑथोरिटी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन। There should be a continuous chain of authority from highest to lowest. Flow of authority, यहाँ this point is very important. Flow of authority from highest to lowest. Highest to लोएस्ट। अब इसको चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे आपके 4 भाई बहन हैं और उन 4 भाई बहनों में सबसे बड़े आप हो, तो आप अपने से जो छोटे हो उसको ऑर्डर दे सकते हो, और उससे जो छोटा है वो उसको ऑर्डर देगा, उससे भी छोटा है वो उसको ऑर्डर देगा। तो एक फ्लो हो रहा है ना, एक कंटिन्यूस प्रोसेस फ्लो हो रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं मैं डायरेक्ट छोटे वाले को ऑर्डर दे दूं, नहीं, मेरे में एक फ्लो चल रहा है, एक प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, स्केलर चेन फॉलो किया जाता है, जहां पे ना फ्लो ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट।